नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और विभिन्न तरह की परीक्षाओं का तैयारी करवाते हैं और उसी को आगे हम बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट में लगी हुई यूनिट 10 की प्रमुख रचना क्या भूलूं क्या याद करूं। ये क्या भूलूं क्या याद करूं जो आत्मकथा है, ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित सबसे प्रमुख आत्मकथा है। इस आत्मकथा के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि इसको बार बार पढ़ने से ऐसा एहसास होता है कि बच्चन अपने जीवन की जिन सच्चाइयों से पाठक समाज को परिचित कराना चाहते हैं वे उनकी जरूर है, पर उनका गहरा संबंध तत्कालीन युगीन परिवेश से रहा है। कहने का मतलब है यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जो है वो अपनी इस चीज़ को आत्मकथा के माध्यम से जरूर दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे उस समय की तत्कालीन युगीन जो परिवेश रहा है उस चीज़ को उससे रूबरू होना चाहते हैं। इसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में होता है। इनकी जो आत्मकथा है मुख्यतः 4 भागों में बटा हुआ है और इसको हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कि हम सबको पता है, इसका जन्म जो होता है 1907 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1907 ईस्वी में। हरिवंश राय को बचपन में बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चा या संतान। बाद में इसी बच्चन नाम से काफ़ी मशहूर हो जाते हैं। इनका अगर आगे देखा जाए तो इनकी काव्य रचना के रूप में देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पहला है तेराहार 1932, मधुबाला 1936, मधुशाला 1935, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आता है क्रम में लगाने के लिए। आकुल अंतर 1943, सतरंगनी 1945 में, हलाहल 1946 ईस्वी में, बंगाल का अकाल 1946 ईस्वी में, मिलन यामिनी 1950 ईस्वी में, सूत की माला 1948 ईस्वी में, धार के इधर उधर 1957 ईस्वी में, आरती और अंगारे 1958 ईस्वी में, बुध और नाचघर 1958 ईस्वी में, त्रिभंगिमा 1961 ईस्वी में, चार खेमे 64 खूंटे 1962 ईस्वी में, दो चट्टाने 1965 ईस्वी में, नागर गीता 1966 ईस्वी में, बहुत दिन बीते 1967 ईस्वी में, कटती प्रतिमाओं की आवाज़ 1968 ईस्वी, उभरती प्रतिमाओं के रूप 1973 ईस्वी में। जाल समेटा इनकी अंतिम रचना है। जो जाल समेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछी भी गई है। आत्मकथा अगर इनका देखा जाए, जैसे कि हम सभी ने 4 खंडों में इसको बात की थी। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी में। दूसरा आता है नीड़ का निर्माण 1970 ईस्वी में, बसेरे से दूर 1977 ईस्वी में, 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में। तीसरा क्या है इसका? बसेरे से दूर 1977 ईस्वी में। विविध रचनाओं में अगर इनका देखा जाए तो इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जैसे सोपान 1953 ईस्वी में, कवियों में सौम्य संता पंत 1960 ईस्वी में, आज के लोकप्रिय कवि सुमित्रानंदन पंत 1960 ईस्वी में, आधुनिक कवि 1961 ईस्वी में, जो कि इनकी विविध रचना है और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और अगर इम्पोर्टेंट में इनका अगर देखा जाए तो ज़्यादा यहाँ पर दिख नहीं रही है। डायरेक्ट अब हम आते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं उनकी रचना पर, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की प्रथम खंड आत्मकथा रूप में क्या भूलूं क्या याद करूं लिखा जाता है, जिसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ। यद्यपि यह आत्मकथा अक्टूबर 1936 में ही पूरी हो गई थी। कब पूरी हो गई थी? अक्टूबर 1936 ईस्वी में। आत्मकथा के बारे में डॉक्टर राम लखन शुक्ल कहते हैं, आत्मकथा में लेख का अपना जीवन, समसामयिक जीवन और उसकी जीवन प्रक्रिया के रूप में मानसिक संरचना का बोध होता है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में विभक्त है, जैसे ऊपरी भी हम लोग देख लिए थे। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर,
10 द्वार से सोपान तक। हरिवंश राय बच्चन की पहली आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। क्या भूलूं क्या याद करूं शीर्षक से यह स्पष्ट होता है कि बच्चन जी के निजी और सार्वजनिक जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हुई होंगी जिनका उल्लेख तो करना चाहते होंगे, किंतु किनके करें और किनका नहीं यह तय नहीं हो पाए होंगे। जैसे यहाँ पर शीर्षक से हम सभी को पता चलता है, क्या भूलूं क्या याद करूं, कहने का मतलब है क्या उल्लेख करूं क्या उल्लेख ना करूं। इस चीज़ को यहाँ पर इस चीज़ को दिखाने का प्रयास कर रहा है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा की भूमिका में बच्चन सिंह ने प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक मांतेन की पंक्ति को उद्धृत करते हुए लिखा है, मैं अपनी पुस्तक का विषय हूँ, मैं अपने गुण दोष जग जीवन के सम्मुख रखने जा रहा हूँ, पर ऐसी स्वाभाविक शैली में जो लोकशील से मर्यादित हो। ये क्या है, मांतेन की रचनाओं से ये उद्धृत की गई है। बच्चन जी ने अपने आत्मकथा में कायस्थ जाति परिवार की परंपरा, जन्म शिक्षा और जीवन संघर्ष से लेकर प्रथम पत्नी श्यामा की मृत्यु की घटनाओं का जिक्र किया गया है। क्या है, श्यामा का जो उनकी पत्नी थी उनकी मृत्यु का इसमें जिक्र किया गया है, वर्णन की गई है। कहते हैं बच्चन जी ने प्रथम आत्मकथा में प्रारंभिक शिक्षा का श्रेय अपनी बड़ी बहन को देते हुए कहते हैं, किसको, बड़ी बहन को अपना श्रेय देते हैं। अपनी बड़ी बहनों के संपर्क में हिंदी अक्षरों को पहचानना और उन्हें लिखना या मिलाकर पढ़ना अनायास ही आ गया, मतलब मिलजुल कर ही वो सीखे थे और अनायास ही मतलब अचानक अपने आप, है ना। बच्चन जी शिक्षा का श्री गणेश पुरोहित जी द्वारा विधिवत किया गया है। कौन, श्री गणेश पुरोहित जी के द्वारा विधिवत किया गया। मौलवी जी ने फारसी कहावतें और शुक्तियाँ रटवाई तथा उनकी माँ और बहनों ने जोड़ बाकी गुणा भागा आदि मतलब गणित सिखाया गया। 8 वर्ष की उम्र में बच्चन को घर के पास ही मोहतसियागंज म्यूनिसिपल स्कूल में डाला गया। यहाँ से पहला और दूसरा दर्जा पास किया। बच्चन जी ने तीसरा और चौथा दर्जा ऊंचा मंडी म्यूनिसिपल स्कूल से पास किया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला दर्जा कहाँ से पास करता है, दूसरा दर्जा कहाँ से पास करता है, मतलब पहला दूसरा तीसरा क्लास कहाँ से पास करती है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। डिप्टी इंस्पेक्टर बाबू शिव कुमार ने बच्चन जी को उर्दू छोड़कर हिंदी लिखने की सलाह दी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चन सिंह को किसने उर्दू छोड़कर हिंदी पढ़ने की सलाह दी, तो बाबू शिव कुमार ने इसको क्या दी, सलाह दी थी। कहते हैं छठे दर्जे में नामांकन को लेकर आत्मकथा, छठे दर्जे में जो नामांकन की आत्मकथा में बच्चन सिंह कहते हैं, जुलाई 1919 में मेरा नाम स्थानीय कायस्थ पाठशाला हाई स्कूल में छठे दर्जे में लिखा गया। ऊंचा मंडी स्कूल से कायस्थ पाठशाला हाई स्कूल में हम क्या आ गए, मानो एक दरबे से निकलकर खुली हवा में आ गए। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे ही उनका जो फ्लेक्सिबिलिटी है बढ़ती चली गई, एक प्रकार से खुली हवा और ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। बच्चन जी सन 1924 ईस्वी में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में फेल हो गए। मैट्रिकुलेशन मतलब मैट्रिक में, क्योंकि वे उनके हाथ एक गलत पुस्तक आ गई थी। पुनः 1925 में द्वितीय श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण की। कहते हैं बच्चन जी ने 1927 ईस्वी में इंटरमीडिएट और 1929 ईस्वी में पाश्चात्य दर्शन अंग्रेजी साहित्य और हिंदी लेकर बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। बच्चन जी ने सन 1930 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य में एमए प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की, किंतु इसी समय कॉलेज छोड़कर गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। सन 1938 ईस्वी में एमए द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1939 ईस्वी में बच्चन जी ने बनारस ट्रेनिंग कॉलेज से बीटी की परीक्षा पास की और 1940 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर पढ़ाने लगे। सन 1952 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य में विलियम बटलर इट्स के साहित्य पर डॉक्टरेट प्राप्त करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भी गए। मतलब उन्होंने अपने जीवन में कभी भी रुकना नहीं सीखा, हमेशा नई चीज़ों सीखने के लिए लालायित रहे और आगे बढ़ते रहे। सन 1954 ईस्वी में डॉक्टरेट प्राप्त कर स्वदेश लौटे और पुनः इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाने लगे। बच्चन जी फौजी की शिक्षा प्राप्त कर एनसीसी में लेफ्टिनेंट का रैंक प्राप्त किए और उनके कंधों पर 2 स्टार लग गए।
बच्चन जी कायस्थ पाठशाला में ही की गई तुकबंदी को अपने काव्य जीवन का उद्गम मानते हैं। यहाँ पंडित विश्राम तिवारी, ठाकुर विक्रमादित्य सिंह और आनंदी प्रसाद श्रीवास्तव ने उन्हें कविता लिखने के लिए प्रेरित किया था। बच्चन जी ठाकुर यदवेंद्र सिंह के कहानी संग्रह हार से प्रेरित होकर अपने प्रथम काव्य संग्रह नाम तेरा हार रखा था। मतलब किससे प्रेरित होकर? हार नाम से प्रेरित होकर ये तेरा हार रखा था। बच्चन जी बनारस में ट्रेनिंग कॉलेज में अध्ययन के दौरान एकांत संगीत के स्नातकोत्तर अध्यापक काल के दौरान आकुल अंतर तथा विकल विश्व के कुछ गीतों की रचना की। किसमें? एकांत संगीत के माध्यम से। सन 1926 ईस्वी में बच्चन सिंह का विवाह तत्कालीन इलाहाबाद हाईकोर्ट के अनुवादक बाबू राज किशोर की पुत्री श्यामा से हो जाता है। शादी के समय बच्चन जी श्यामा की हंसमुख बच्ची लगी, मतलब हंसने खेलने वाली लड़की, जिसके साथ बच्चन जी भी बच्चा बन गए। श्यामा उन्हें स्काई लार्क लगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्यामा उन्हें क्या लगी? स्काई लार्क लगी। श्यामा का गौन हुआ पर वे बुखार में थी, उसे बच्चन का नाम सफरिंग रख दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोनों, है ना। श्यामा उन्हें कैसे लगी? स्काई लार्क, और उसने बच्चन का नाम क्या रखा? सफरिंग रख दिया। क्या? सफरिंग। श्यामा बच्चन क्षय रोग से ग्रसित होकर नवंबर 1936 ईस्वी को मृत्यु प्राप्त हो गई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्यामा जो उनकी पत्नी रहती है उनका किस बीमारी से उनका देहांत होता है? तो क्षय रोग से। इसके बारे में बच्चन से भी लिखते हैं, श्यामा को फेफड़े का क्षय नहीं आंत का क्षय था। क्या है? फेफड़े का क्षय नहीं आंत का क्षय था, जिसे डॉक्टर 6 वर्ष नहीं पहचान सके थे, और जब उन्हें पहचाना तब लाइलाज हो चुका था, मतलब देर हो चुका था। श्यामा बच्चन के ऑपरेशन के बारे में बच्चन जी कहते हैं, श्यामा जिस दिन से बीमार पड़ी मैंने अपने उसके ऊपर सेवा का भार लिया। पटना में श्यामा का ऑपरेशन विफल हो गया। इस तनावपूर्ण मनस्थिति में मैंने मधुकलश लिखे। मधुकलश इनकी जो काव्य है। हरिवंश राय बच्चन की दूसरी शादी खजान सिंह की सूरी जो बैरिस्टर थे के छोटी पुत्री तेजी से होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाने की पूरी संभावना है कि पहला किससे शादी होता है? तो श्यामा से, दूसरा तेजी से शुरुआत होता है, तेजी से विवाह होती है। 24 जनवरी 1924 ईस्वी को इलाहाबाद के मजिस्ट्रेट मिस्टर डिक्सन के सामने सिविल मैरिज के रूप में होती है, मतलब कोर्ट में होती है। तेजी से मिलन की झांकी को बच्चन जी ने सतरंगिनी और जयमाल कविता प्रस्तुत की। ये भी इंपॉर्टेंट है। सतरंगिनी और जयमाल जो कविता है वो क्या है? तेजी से मिलन की झांकी को बच्चन जी ने इसमें रूप प्रस्तुत किया है। प्रथम आत्मकथा में यह भी उद्धृत किया गया है कि श्यामा की मृत्यु के बाद और तेजी के आने से पूर्व बच्चन के जीवन में चंपा, रानी, आइरिस, तलीबुद्दीन आदि स्त्रियां आ चुकी थी। पंडित अमरनाथ झा की कृपा से बच्चन जी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 100 रुपये की लेक्चरर की नौकरी मिल गई। कहाँ? बच्चन जी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 100 रुपये की लेक्चरर की नौकरी मिल गई। सन 11 अक्टूबर 1943 ईस्वी में अमिताभ बच्चन और 18 मई सन 1947 ईस्वी में अजिताभ बच्चन का जन्म हुआ, अभी जो फिल्म स्टार है। सन 1933 ईस्वी में बच्चन जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मधुशाला का पाठ किया 1933 ईस्वी में, जो अति प्रशंसनीय रहा, मतलब काफ़ी उन्होंने उससे प्रशंसा मिली। कहता है सन 1943 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले मैदान में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन हो रहे कवि सम्मेलन में बच्चन जी ने इस तरह का काव्य पाठ किया कि उपस्थित सभी श्रोता ध्यानस्थ हो गए, मतलब बहुत अच्छा रहा और सभी उनकी ओर ध्यान आकर्षित हो गया। कहा जाता है कि मधुशाला के प्रशंसक एक विद्यार्थी ने आत्महत्या कर ली थी। ये अगर सत्य है तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिस पर बरेली के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश जौहरी ने बच्चन पर अंग्रेजी से 3 लेख लिखा था और कहा था, अब भारत के लोग मधुशाला के कवि बच्चन के दीवाने होने लगे हैं। छायावादी कविता के उस युग में मुहावरेदार जनभाषा में कविता लिखने के कारण हिंदी के महारथियों ने उन्हें अपराधी घोषित किया। बच्चन जी का कविता का स्वर हमारे रथ महारथी तब दबा नहीं पाए। कहने का मतलब है
उन्होंने इतने बढ़िया मधुशाला का मंचन किया जिससे वहाँ की स्थिति बहुत ही प्रशंसनीय हो गई। सभी उनकी वाहवाही में हमेशा जुटे रहते थे। इनके अगर पुरस्कार के रूप में अगर देखा जाए तो सन 1933 ईस्वी में द्विवेदी जी से मेले के दरबार में बच्चन सिंह को स्वर्ण पदक मिला। 64 रूसी कविताओं पर सन 1966 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। दो चट्टाने कृति जो इनकी रचना है 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किसमें? दो चट्टाने में। 1970 ईस्वी में एफ्रो एशियन राइट्स कॉन्फ्रेंस द्वारा 2000 रुपये का नोट्स पुरस्कार मिला। साथ ही 1976 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा पद्मभूषण अलंकरण से सम्मानित एवं पुरस्कृत भी इनको किया गया। ये जो इनकी रचना यहाँ पर हम लोग देखते हैं, उनकी रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विद्वानों ने उनके मत के आधार पर विभिन्न प्रकार के अपना क्या दिए हैं, राय दिए हैं और उनके विषय में चर्चा की गई है। इम्पोर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से उस चीज़ को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे कि किन विद्वानों ने सबसे महत्वपूर्ण इनके विषय में कहा है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होगी। जैसे कि हम सभी ने देखा कि ऊपर जो है विभिन्न विद्वानों ने उसके जीवन में आकर महत्वपूर्ण कार्य करते हुए उसके और आगे बढ़ाया था। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं विद्वानों ने क्या क्या मत दिया और उसके विषय में क्या विचार मंथन किया। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी कहते हैं, आत्मकथा के लिए खुला हुआ मन, साहस और संयम आवश्यक है। उसमें प्रामाणिकता, विश्वसनीयता, तटस्थता, आत्मनिरीक्षण, सच्चा मानसिक संघर्ष और संपूर्ण गुण दोषों का उद्घाटन अपेक्षित है। बच्चन की आत्मकथा में ये सभी गुण विद्यमान है। ये कथन किनका है? रामचंद्र तिवारी का। डॉक्टर धर्मवीर भारती कहते हैं, हिंदी के हजारों वर्षों में ऐसी पहली घटना है जो आपने इस सब पहली बेबाकी, साहसी और सद्भावना से कह दिया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। डॉक्टर धर्मवीर भारती के रूप में इनका कथन है। कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं बल्कि उसके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी उभर कर गहरे रंगों में उभरा है। ये भी इम्पोर्टेंट है। रामस्वरूप चतुर्वेदी बच्चन सिंह के बारे में, हरिवंश राय बच्चन के बारे में कहते हैं कि आत्मकथा के माध्यम से उत्तर छायावाद के सम्मुख कवि बच्चन का लेख इस युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और से विवादास्पद रहा है। उनकी आत्मकथा पर 4 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। इस आत्मकथा में लेखक ने अपने केंद्र में रखा उपलक्ष्य नहीं माना है, फिर भी कुछ जीवित व्यक्तियों, विशेषतः महिलाओं के संबंध में ऐसा उल्लेख दिए हैं जो बहुत शोभन नहीं कहे जा सकते। मतलब उन्होंने जो अपनी जीवनी, मतलब अपने आत्मकथा के माध्यम से जिन जिन व्यक्तियों अपने जीवन में आए उनके बारे में जो उल्लेख किया गया है, थोड़ा सा इनको अशोभनीय लगा। यहाँ पर और भी विद्वान जैसे कमलेश्वर कहते हैं कि आत्मकथा साहित्य में बेजोड़ और रचनात्मक रूप अद्वितीय है। दोस्तों, हमको यहाँ पर लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलान के लिए भी दे सकता है कि किन विद्वानों के द्वारा बच्चन सिंह में कौन सा कथन कहा गया है, तो हम लोग को मिलान के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना मिल रही है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, रामानुज लाला श्रीवास्तव, डॉक्टर राजेंद्र यादव और उपेंद्र नाथ अस्क उपन्यास का सा आनंद देने वाली प्रतिष्ठित कवि, सुव्यवस्थित दोबारा पढ़ने को शायद ही आत्मकथा मिले, पढ़ी जाने वाली वह आत्मकथा है। मतलब ऐसा व्यवस्थित रूप जो अब शायद ही मिले। बच्चन सिंह आत्मकथा के विषय में कहते हैं, क्या कभी सुभीते से बैठकर सुधियों की इस रील को इच्छा अनुसार इच्छित गति से सीधे उल्टा चलाकर रोककर जिए हुए को फिर जी कर जिए नहीं को फिर जीना असंभव भी है, जिसे जिए हुए को अधिक सघनता से, अधिक सार्थकता से, अर्थात कला में, सृजन में जो कर इन रूप रंगों में, ध्वनियाँ, घटनाओं और भावनाओं में से कुछ को पकड़ा जा सकता है, वही प्रयास या लेखन है। ये किसका था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर बच्चन सिंह के ने इस हरिवंश राय बच्चन के विषय में कहा है। तो ये था दोस्तों आज का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से आत्मकथा। अगर ये आपके लिए लाभदायक है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दें।
ताकि दोनों को मोटिवेशन मिलने के साथ साथ बेहतर से बेहतर हम तैयारी कर सकते हैं। मिलेंगे जल्द ही एक नए और नए इम्पोर्टेंट तथ्यों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।